बसंत नगर में रहने वाले दो भाई, बड़े का नाम कामेश और छोटे का नाम रामेश था। दोनों भाई अलग अलग रहते थे। माता पिता की मृत्यु के बाद दोनों ने जायदाद का बंटवारा कर लिया। दोनों भाई एक दूसरे के पड़ोसी ही थे। छोटा भाई रामेश स्वभाव से बड़ा ही सज्जन, दयालु और परोपकारी था। दूसरों की सहायता करने में वो हरदम आगे रहता। पूरा नगर उसके इस स्वभाव से परिचित था और सभी लोग उसकी प्रशंसा भी करते थे, या यूं कहें रामेश की पूरे इलाके में वाहवाही थी। बड़ा भाई कामेश इस बात से छोटे भाई से ईर्ष्या करता था। कामेश का सदा यही इरादा रहता कि रामेश से ज्यादा मेरी वाह हो और किसी न किसी प्रकार से उसे नीचा दिखाऊं। वो मानता था कि मैं अक्लमंदी में, अच्छाई, संपत्ति और परोपकार आदि में रामेश से कई गुना अधिक हूँ। यह साबित करने की उसकी हमेशा कोशिश हुआ करती थी, परंतु हर बार उसकी हार होती थी। अभी हाल ही में रामेश को वे 2000 रुपये की रकम वापस मिली, जिसके मिलने की उसे बिल्कुल भी आशा ना थी। ये जानकर कामेश की ईर्ष्या और भी ज़्यादा बढ़ गई। ऐसे समय में कामेश का एक परिचित व्यक्ति भोला उसके घर आया। उसने कामेश से कहा, मेरे भाई की बेटी की शादी पक्की हो गई है और शादी के खर्च के लिए मेरे भाई ने मुझसे 1000 रुपये की मदद मांगी है। मेरे पास रकम नहीं है, मैं कर्ज लेकर ही सही पर भाई की मदद करना चाहता हूँ। यही मेरा धर्म है। मेरे पास 2000 नारियल हैं, हर नारियल आधे रुपए में ही सही बेचने को तैयार हूँ। तुम खरीद लोगे तो तुम्हें लाभ भी होगा और इस बात की तृप्ति भी होगी कि एक लड़की की शादी कराने में तुमने सहायता की। कामेश भांप गया कि क्योंकि बाजार में नारियलों की मांग नहीं है, इसीलिए भोला ये नारियल उसके मत्थे मरना चाहता है और रकम ऐंठना चाहता है। पर उसे लगा कि रामेश को बेवकूफ़ बनाने और उसे नीचा दिखाने का यह एक अच्छा मौका है। उसने भोला से कहा, अभी मेरे पास भी रकम नहीं है। मेरे पड़ोस में रहने वाले मेरे छोटे भाई वो बहुत ही परोपकारी हैं। वो शायद तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए वो भोला को रामेश के घर ले गया। जब वो रामेश के घर पहुंचे तब वहां पर गांव के कुछ प्रमुख लोग भी उपस्थित थे। रामेश उनके साथ परोपकार के बारे में ही कुछ चर्चा कर रहा था और उदाहरण सहित उन्हें बता रहा था। कामेश ने भोला का परिचय कराया और रामेश से कहा, मेरे पास अभी धन नहीं है। यह जानकर इसे मैं यहाँ पर लाया हूँ कि तुम्हारे पास तो धन है, इसके नारियल खरीद लो और हमारे गांव की इज्जत बचा लो। वहां उपस्थित लोगों की समझ में आ गया कि इसके पीछे कामेश की बदनीयती है। उनमें से एक ने कहा, अब नारियल की मांग नहीं है, ऐसी स्थिति में 2000 नारियल खरीदकर रामेश क्या करेगा? कामेश ने हंसते हुए कहा, ऐसा तो आप और मैं सोच सकते हैं, लेकिन रामेश की पद्धति कुछ और ही है, या यूं कहें अनोखी है। वो अवश्य ही यह माल खरीदेगा और क्योंकि इसके पीछे मकसद भी अच्छा है, इसीलिए उसे लाभ भी होगा। रामेश ने तुरंत कहा, ऊपर तथास्तु देवता हैं। हमारे कामेश ने अच्छे आशय से ये बात कही है, इसीलिए देवता भी तथास्तु ही कहेंगे। और इस तरह से कामेश ने भोला के सारे नारियल खरीद लिए। कामेश इस बात पर बहुत ही प्रसन्न था कि उसने रामेश के हाथ भोला का नारियल बेचकर एक गोली से 2 शिकार कर लिए हैं। भोला से वाहवाही भी ले ली और रामेश को घाटा भी दिला दिया और उसे मात भी दे दी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद उस प्रदेश के राजा ने अपनी प्रजा की खुशी के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। इसके लिए 1 लाख नारियलों की जरूरत थी, क्योंकि स्वदेश में नारियलों की मांग नहीं के बराबर थी और व्यापारी सस्ते दामों में उन्हें दूसरे प्रदेशों में बेच रहे थे। इसीलिए राजा को दूसरे प्रदेशों से नारियल का आयात करना पड़ा। मांग को मद्देनजर रखकर दूसरे प्रदेश के व्यापारियों ने भी नारियल के भाव बढ़ा दिए। अब हर नारियल का दाम 4 रुपये हो गया। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, ये दूसरे प्रदेश के व्यापारी हमारी जरूरत का फायदा उठा रहे हैं।
वे हमारे ही प्रदेश से सस्ते दाम पर नारियल खरीदते हैं और इसी प्रदेश में महंगा बेच रहे हैं। क्यों नहीं हम पहले नारियल अपने प्रदेश से ही लेने का प्रयास करें। इसीलिए प्रदेश भर में मुनादी पिटवा दीजिए कि हर नारियल पर हम 2 रुपये चुकाएंगे। हमारे प्रदेश के व्यापारी जो नारियल हमें बेचेंगे उन्हें हम खरीद लेंगे। अगर कोई कमी पड़ी तभी दूसरे प्रदेशों से नारियल मंगवाए जाएंगे। इससे हमारे प्रदेश के लोगों को और अधिक लाभ होगा। राजा की ये घोषणा सुनकर कामेश चौंक गया और रामेश के प्रति ईर्ष्या और क्रोध से जलने लगा। उसी जलन में वह तुरंत रामेश से मिलने चला गया। दूसरी तरफ राजा की घोषणा सुनकर दूसरे ही दिन गांव के प्रमुख रामेश का अभिनंदन करने के लिए उसके घर पर आए। रामेश ने उन लोगों से कहा, यह सब तो कामेश की मेहरबानी है। उसके मुंह से एक अच्छी बात क्या निकली। तथास्तु देवताओं ने भी तथास्तु कहा। तभी वहां पर कामेश पहुंच गया और उसने कहा, मैं मानता हूं कि ऊपर तथास्तु देवता होते हैं, पर तुम्हें पहले से ही राजा की घोषणा की जानकारी थी। व्यापार में हम कहीं एक दूसरे के प्रतिद्वंदी ना बने, इसीलिए तुमने यह बात मुझसे भी छिपाई और बाकी सभी से भी। पूरा का पूरा लाभ तुम खुद उठाना चाहते थे, इसीलिए तुमने भोला से भी इस बारे में कोई बात नहीं की। यह सुनकर वहां पर उपस्थित सभी प्रमुख लोग हैरान रह गए। फिर कामेश जोश में आकर कहने लगा, तुम कपटी हो। अपने को अच्छा कहलाने के लिए तुमने यह नाटक किया है। तुम्हें राजा के घोषणा की पहले से ही जानकारी थी। व्यर्थ में ही जोश में मत आना कामेश। तुम ही भोला को साथ लेकर आए थे और उसकी सहायता करने की विनती तुम्ही ने की थी और तुम्ही ने नारियल खरीदने की सलाह भी दी थी। मैं थोड़े ही उसके पास गया था और माल बेचने के लिए कहा, तब मुझ पर यह दोष कैसे मढ़ सकते हो। इस पर कामेश तैश में आकर कुछ और कहने ही वाला था। इतने में भोला भी वहां पर आया। भोला को रामेश ने ही बुलाया था और उसे खबर दे दी थी कि माल को बेचने पर जो फायदा हुआ है उसे आधा आधा बांट लेंगे। यह सत्य जानकर कामेश अवाक रह गया। यूं कामेश एक बार फिर से रामेश के हाथों हार गया और रामेश एक बार फिर से परोपकारी, सच्चा और ईमानदार साबित हुआ। सोनपुर गांव में बलवान नाम का एक जमींदार रहता था। जमींदार बहुत ही कंजूस किस्म का आदमी था। वो अपने खेत जोतने के लिए जो भी मजदूर रखता वो कुछ ही दिनों में काम छोड़कर भाग जाते, क्योंकि जमींदार जोतने, बीज बोने और पानी देने इन सब कामों के लिए बहुत ही कम पैसे देता और खाना देने में भी बहुत ही कंजूसी करता था। एक बार फसल कट जाने पर वो खाना भी नहीं देता था। बलवान जमींदार की कंजूसी के चर्चे पूरे गांव में थे। एक समय तो ऐसा आया कि उसे खेतों में काम करने के लिए एक भी आदमी मिलना मुश्किल हो गया। जिससे भी वो काम पर रखने की कोशिश करता वो दुगने पैसे मांगता। उसी गांव में गुल्लू नाम का एक लड़का रहता था। गुल्लू ने भी कंजूस जमींदार के बारे में सुना था और उसे सबक सिखाने की सोच रहा था। गुल्लू जमींदार के घर काम मांगने के लिए गया। गुल्लू ने कहा, माई बाप बेरोजगार हूँ, आपके खेतों में काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये सुनकर जमींदार बोला, तुम्हें पूरा साल काम करना पड़ेगा, बीच में छोड़कर भागोगे तो नहीं। गुल्लू बोला, आप मुझे बदले में क्या देंगे ये पता चले मैं तभी बता पाऊंगा। जमींदार बोला, ये तो मैं तुम्हारा काम देखकर ही तय करूंगा। अगर काम अच्छा करोगे तो साल में 12 किलो चावल दूंगा और अच्छा नहीं करोगे तो 9-10 किलो तो दे ही दूंगा और कपड़े लत्ते अलग से मिलेंगे। उसकी बात सुनकर गुल्लू ने कहा, अब आप मेरी बात भी पूरे ध्यान से सुन लो। मुझे पता है कि आप मजदूरों को बहुत ही कम खाना और कम मजदूरी देते हो, इसीलिए वो काम छोड़कर भाग जाते हैं। आप मुझे पहनने के लिए कपड़ों के अलावा रोज 1 पत्तल चावल खाने को देना। 1 पत्तल से ज़्यादा नहीं मांगूंगा और साथ ही में साल में 1 बीज धान का
और 1 बीज गेहूं का, जिन्हें मैं खुद जमीन में बोऊंगा, उतनी जमीन भी मुझे देनी होगी। इसके बाद अगर मैं दिन भर काम ना करूं तो मेरा हाथ काट लेना, और अगर आप शर्त के विरुद्ध काम करो तो मैं आपका हाथ काट लूँगा। बोलो मंजूर है? जमींदार ने सोचा, 1 पत्तल चावल, 1 दाना गेहूं और 1 दाना धान दोनों के बराबर ज़मीन देने से ज़्यादा सस्ता और सौदा कोई हो ही नहीं सकता। वो राजी हो गया। गुल्लू ने खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। जब वो खाना लेने के लिए हाजिर हुआ तो एक केले का बड़ा सा पत्ता उठाकर ले आया। जमींदार केले के पत्ते को देखकर आग बबूला हो गया और बोला, तुम केले के पत्तल में चावल खाओगे? समझ क्या रखा है? गुल्लू ने मुस्कुराकर कहा, पर मालिक, शर्त तो यही थी कि 1 पत्तल चावल मिलेंगे। अब वो पत्ता बड़ का हो या केले का, क्या फर्क पड़ता है? जमींदार ने झुंझलाकर कहा, हाँ ठीक है। जमींदार को केले के पत्ते में चावल देने पड़े। अब गुल्लू रोज केले के पत्ते पर चावल खाता। एक दिन रसोइये ने जमींदार से कहा, हजूर, चावल बनाते बनाते हालत खराब हो गई है। ये आप किस तरह का आदमी पकड़ लाए हैं? 10-10 आदमियों के चावल अकेला ही खा जाता है। जमींदार बोला, अरे 10 आदमियों के बराबर काम भी तो करता है। ये बात तो सही थी कि गुल्लू काम करने में कोई कंजूसी नहीं करता था। वो हर काम को अपने हाथों से पूरा करता। मजदूरी में गुल्लू ने 1 चावल का दाना और 1 गेहूं का दाना लिया और 2 अलग अलग जगहों पर बो दिया। गेहूं का पौधा बना और उसमें से कई दाने निकले। उसी तरह धान के पौधे में से भी कई दाने निकले। गुल्लू ने उन सभी दानों को बीज के रूप में संभाल कर रख लिया। दूसरे साल भी गेहूं और धान के 1-1 बीज के साथ पुराने रखे बीजों को भी बो दिया। अब उसे हर साल 1-1 बीज गेहूं और धान का मिला और गुल्लू उसमें पुराने बीज मिलाकर अपनी फसल को बढ़ाता ही जा रहा था। इस तरह से 6 साल बीत गए और गुल्लू ने जमींदार की आधी से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा कर लिया। जमींदार की आधी से ज़्यादा ज़मीन पर गुल्लू की फसल लहलहा रही थी, लेकिन जमींदार अब उसका कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो शर्त मानने के लिए बाध्य था। आखिरकार जमींदार ने परेशान होकर गांव की पंचायत में गुल्लू की शिकायत कर दी। गुल्लू को पंचायत के सामने हाजिर होना पड़ा। गुल्लू ने सरपंचों से कहा, इस जमींदार ने गरीबों को खूब सताया है, उन्हें पेट भर खाना भी नहीं दिया, दंड तो इसे मिलना चाहिए। पंचों ने गुल्लू को समझाया कि तुम थोड़ी जमीन तो इसे वापस कर ही सकते हो। गुल्लू ने कहा, ठीक है, ये अपना हाथ काट दे। जमींदार झट से बोला, नहीं नहीं, मैं अपना हाथ नहीं काटूंगा। जमींदार गुल्लू के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और अब से वो मजदूरों के साथ सही व्यवहार करेगा, ऐसा वचन देने लगा। गुल्लू को जमींदार पर दया आ गई। उसने जमींदार की ज़मीन वापस कर दी। उस दिन से जमींदार बिल्कुल बदल गया। अब वो सभी मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करता, उन्हें पेट भर खाना देता और उचित मजदूरी भी देता। गांव के लोग गुल्लू की सूझबूझ की प्रशंसा करते नहीं थकते थे।